गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फोर्थ सेमेस्टर में तुम्हारा स्वागत है थ्रू ऑनलाइन मोड। इस सेमेस्टर में ऑर्गेनिक सेमेस्टर फोर्थ में सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक में सेक्शन ए में तुम्हारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आईआर। अब ये जो इतना बड़ा हेडिंग इन्होंने डाला है, ये इसलिए ही डाला है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें भी ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी कौन सा पढ़ रहे हैं हम? आईआर। पिछले सैम में जो हमने पढ़ा था वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, वहाँ पर जो ट्रांजिशंस हो रहे थे वो कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब होकर हो रहे थे? वो यूवी को हो रहे थे। ठीक है, यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहे थे वहाँ पर मॉलिक्यूल्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पिछले सैम में बहुत अच्छे से स्टार्ट किया था। ठीक है, वहाँ पर हमने पढ़ा था कोई भी मॉलिक्यूल जब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो तब क्या चेंजेस या तब किस तरह से वो स्पेक्ट्रा देता है, ये सब हमने पढ़ा था। वहाँ पर हमने 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा भी पढ़ा था, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो एमिशन में तो जो एमिट लाइट होती है उसको प्रिज्म के थ्रू पास करके जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है वो हमने पढ़ा था। एब्जॉर्प्शन में इसका जस्ट उल्टा था। ठीक है, जो लाइट किसी मटेरियल के थ्रू ट्रांसमिट हो गई थी, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये पढ़ा था हमने। और कुछ ट्रांसमिट हो जाती है किसी कंपाउंड के अंदर से तो जो ट्रांसमिटेड लाइट थी किसी भी सैंपल के थ्रू, उसको अगर प्रिज्म से पास करते हैं तो तब जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। तो अब हम इस यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट वही है कि यूवी हमें कुछ बैंड्स दे रहा था, आईआर में हम और ज़्यादा अच्छे से किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ईजिली पता कर सकते हैं। आईआर हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है एज़ कम्पेयर टू यूवी स्पेक्ट्रा। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ दिस कि आईआर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट एक 11.17 जो पॉइंट डाल रखा है वो है यूनिट्स ऑफ आईआर रेडिएशंस। ठीक है, ये यूनिट्स एज सच नहीं कह सकते, ये सिर्फ एक तरीका है। जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ग्राफ जो आएगा वो किस किस के बीच में आएगा, या पीक्स हमें कैसे पता चलेंगे कि यहाँ पर कोई पीक आई है तो वो किसकी टर्म्स में हमने पीक्स पढ़ी हैं। जैसे हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ द बैंड आईआर की वजह से बैंड या फिर जो पीक्स आएंगी वो किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो हम वेवलेंथ की टर्म्स में कर सकते हैं या वेव नंबर की टर्म्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ की टर्म्स में करेंगे तो वो वेवलेंथ की जो भी यूनिट होगी वो ही हम यूज़ कर लेंगे। जैसे अगर हम सेंटीमीटर यूज़ करेंगे या फिर माइक्रोमीटर, जैसे यहाँ पर इन्होंने 1 माइक्रोमीटर बीच में लिख के भी दिखाया है। अगर वेवलेंथ की टर्म्स में हम स्पेक्ट्रा को पढ़ेंगे तो माइक्रोमीटर की टर्म्स में उसकी वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी, और अगर वेव नंबर की टर्म्स में करेंगे तो सेंटीमीटर इन्वर्स हमारी यूनिट्स रहेंगी। यहाँ पर इसने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो भी हम वैल्यू इस चैप्टर में अब पढ़ने वाले हैं वो अगर वेवलेंथ की टर्म्स में अगर तुम्हें लर्न करनी है तो वो माइक्रोमीटर की टर्म्स में तुम्हें यूनिट्स में याद करनी पड़ेंगी। और अगर वेव नंबर तुम्हें पता है क्या होता है, 1/λ, जैसे इन्होंने पूरा यहाँ पर ओपन करके भी दिखाया। ठीक है, तो वेव नंबर की टर्म्स में याद करना इजी है, क्योंकि वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी से। इस वजह से जितना ज़्यादा वेव नंबर होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी किसी भी बैंड की, या वो उसी तरह से वो अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यह थोड़ा सा तुम्हें समझाया है कि किस तरह की पीक, मतलब किस तरह से तुम्हें पीक्स को समझना है, कौन सी यूनिट्स होंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है पार्ट्स ऑफ आईआर रीजन। अब आईआर रीजन, जैसे वहाँ पर तो हमने क्या पढ़ा था, नैनोमीटर की टर्म्स में, वेवलेंथ की टर्म में हमने अपना यूवी स्पेक्ट्रा पढ़ा था। 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में जो भी रीजन था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा जो दे रहा था उस टाइम पर वो यूवी स्पेक्ट्रा था। ठीक है, 400 से 700 फिर हमारा क्या होता है, 400 से 700 नैनोमीटर विजिबल पार्ट होता है। उसके ऑनवर्ड्स हमारे पास आ जाता है 800 से शुरू हो जाता है। ठीक है, 800 नैनोमीटर से जो स्टार्ट हो जाता है वो हमारा आईआर रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नीचे नियर इंफ्रारेड और बीच में नॉर्मल इंफ्रारेड और साइड में लिख रखा है फार इंफ्रारेड। तो ये जो बार बना रखी है इसके ऊपर जो वैल्यू लिख रखी है वो माइक्रोमीटर की टर्म्स में लिख रखी हैं। अब तुम इनको
सिंपल नैनोमीटर की टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो ये 800 ही आएगा। जो 0.8 माइक्रोमीटर है वो 800 नैनोमीटर के इक्वल है। ठीक है, नीचे जो वैल्यू लिख रखी है वो वेव नंबर की टर्म्स में लिख रखी हैं। तो मेरी मानो तो यहाँ पर तुम ज़्यादा झंझट में मत पड़ना, माइक्रोमीटर की टर्म्स में मत याद करना। सेंटीमीटर इनवर्स जो यहाँ पर यूनिट्स लिख रखी हैं वो वेव नंबर की हैं, तो वेव नंबर की टर्म्स में ही तुम इस पूरे चैप्टर को की वैल्यूज़ को याद करने की कोशिश करना, वो ईजी रहेगा। ठीक है, तो नीचे देखो 12,000 से 4,000 तक जो रीज़न है वो है नियर इंफ्रारेड। ठीक है, उसके बाद जो 4,000 से 600 के आसपास तक है वो नॉर्मल इंफ्रारेड रीजन है, और फिर 600 से 50 तक जो सेंटीमीटर इनवर्स तक जो रीजन है वो है फार इंफ्रारेड रीजन। ये रीजन यहाँ पर ये क्यों समझा रहा है कि क्योंकि कुछ बैंड नॉर्मल इंफ्रारेड रीजन में आएंगे, कुछ नियर इंफ्रारेड में आएंगे, और कुछ फार इंफ्रारेड रीजन में कोरस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, डिपेंड, क्योंकि तीनों की अलग अलग एनर्जी हो जाएगी ना। एनर्जी प्रोपोर्शनल किसके होगी? वेव नंबर के। जितने ज़्यादा वेव नंबर उतनी ही ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, नियर इंफ्रारेड रीजन की जो लाइट होगी वो ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट होगी। ठीक है ना, और फार इंफ्रारेड वाली जो लाइट है वो कम एनर्जी की लाइट है। ठीक है, तो इस पोर्शन में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। फिलहाल मैंने जो ये बुक से पीडीएफ बनाई है ये प्रदीप से बनाई है। तुम कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो जिसकी लैंग्वेज तुम्हें समझ आए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से इस चैप्टर से जो पहला ही क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो पहले तो तुम्हें स्पेक्ट्रोस्कोपी का पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। वो हम पहले यूवी में पढ़ चुके हैं। तुम्हें अगर रिकॉल नहीं हुआ है तो तुम अपनी बुक उठा के 3rd सेम वाली पढ़ लेना। ठीक है, क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी? इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अब आईआर में क्या होता है? जैसे यूवी में हमारे जो ट्रांजिशन हो रहे थे वो हो रहे थे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में। ठीक है, यहाँ आईआर में जो ट्रांजिशंस होंगे वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में होंगे। मैं तुम्हें थोड़ा सा एक बार करके दिखाती हूँ मैं क्या बात कर रही हूँ। जैसे देखो, पिछले चैप्टर से तुम्हें अगर थोड़ा सा याद है, एक E1 ये एनर्जी लेवल है, ये E0 ग्राउंड स्टेट थी। फिर मैंने तुम्हें कहा था वहाँ पर कि इनके बीच में होते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। ये एनर्जी लेवल्स E0 के हो गए हैं चारों, इसी तरह E1 के ऊपर होंगे। ठीक है ना, ये बेसिक E1 है, ये E0 है। तो जो यूवी स्पेक्ट्रा था वो कंसिडर कर रहा था इन ट्रांजिशंस को, E0 से E1। ठीक है, अब हम कौन सा स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं? आईआर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आईआर की एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू यूवी रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में हो रहे हैं। जैसे अगर इसको वी से दिखाते हैं, ये V0 है, ये V1 है, ये V2 है। ठीक है, अब ये E1 का V0 है। ठीक है, तो ट्रांजिशन यहाँ पर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में इस तरह से होंगे। ठीक है ना, इस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से यहाँ तक जाएगा। तो ये जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में, ठीक है, ये हो रहे हैं, यही हमें कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी देंगे? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैंने वहाँ पर एक और फर्दर बताया था, जैसे E0 और E1 के बीच में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, इसी तरह V0 और V1 के बीच में फर्दर बाइफर्केशन होता है और उनको क्या कहते हैं? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब जब ये ट्रांजिशन जो हो रहा है तो बीच साथ के साथ ये ट्रांजिशन भी तो हो जाएंगे रोटेशनल वाले। ठीक है, तो मैं क्या, अभी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, प्रिंसिपल पढ़ रहे थे हम, तो सिर्फ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं वो समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाया था कि E0 E1 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। उनके बीच में फर्दर होते हैं बाइफर्केशन जो होता है वो होता है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। और फर्दर अगर उनको बाइफर्केट कर देते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को, तो उनके बीच में होते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। अब यहाँ पर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो इसकी एक्सप्लेनेशन इस पहले वाले पैराग्राफ में इन्होंने दे दिया है, क्योंकि हर एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स किससे बना होता है? क्लोजली स्पेस्ड रोटेशनल एनर्जी लेवल से बना होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। ठीक है,
अब स्पेक्ट्रा कैसे ऑब्टेन होता है, या हर कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा या रीजन को, आईआर लाइट को, और वो स्पेक्ट्रा दे देगा, ऐसा होता है या क्या होता है, तो वो अब अगले पैराग्राफ में बात स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हमें स्पेक्ट्रा कब मिलता है, जब लोअर एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से अपर वाइब्रेशनल नेक्स्ट हायर में चला जाता है हमारा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो तब जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है उसको हम आईआर कहते हैं। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो लेकिन ऑब्टेन कैसे होता है, अब उन्होंने कहा है यहाँ पर देखो नीचे वाले पैराग्राफ में पहले आ जाओ, क्योंकि इस वाले की बात कर रही मैं, इस वाले पैराग्राफ को हम पहले पढ़ेंगे क्योंकि तभी हमें बेसिक समझ में आएगा। कह रहा है ऑल बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग आईआर एनर्जी। ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे एनर्जी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आईआर स्पेक्ट्रा दे देते हैं। सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स आईआर स्पेक्ट्रा देते हैं दैट आर अकम्पनीड बाय अ चेंज इन डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट का केस समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा, कोई भी एक सिंपल मॉलिक्यूल कंसिडर करो। मान लो तुमने कार्बन डाइऑक्साइड कंसिडर किया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर सबको पता है, कार्बन सेंटर में होता है, 2 डबल बॉन्ड एक तरफ, 2 डबल बॉन्ड एक तरफ, और ऑक्सीजन एटम लगे हुए हैं। तो यहाँ पर पहली अजम्पशन जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर नॉट रिजिड। इससे ऊपर वाले पैराग्राफ की ये पहली लाइन है कि एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल में रिजिड नहीं है। रिजिड मतलब फिक्स नहीं है उनकी पोजीशन, वो अपनी ही पोजीशन पर टू एंड फ्रो आगे पीछे घूम सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना, इन वाइब्रेट कर सकते हैं, इसका मतलब उनकी बॉन्ड लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है। इसी को बोलते हैं कि वो बॉन्ड स्ट्रेच हो रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इस स्ट्रेचिंग या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उन बॉन्ड्स की क्या होती है, डाइपोल मोमेंट चेंज होती है। ठीक है, तो आईआर स्पेक्ट्रा सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स दे सकते हैं जिनकी डाइपोल मोमेंट, जिन मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट चेंज देखा जाता है इन बिटवीन द बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स कोई एक बॉन्ड कंसिडर करें, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का केस हम ले तो रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है तो इसमें स्ट्रेचिंग होने पर भी डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर हम इक्वल अमाउंट में दोनों तरफ बॉन्ड को स्ट्रेच कर देंगे तो डाइपोल मोमेंट चेंज निल रह जाता है, कोई डाइपोल मोमेंट वहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। कोई और अगर हम कंसिडर करें, जैसे हम अमोनिया कंसिडर करें, अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, पिरामिडल। ठीक है ना, नाइट्रोजन सेंटर में और 3 हाइड्रोजन नीचे, तो इसकी एक पर्टिकुलर क्या होती है, डाइपोल मोमेंट होती है। ठीक है, इसके एटम जब हम अनइक्वल अमाउंट में या इक्वल अमाउंट में स्ट्रेच करेंगे तो उसकी कोई पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट होगी। ठीक है ना, तो आईआर में कौन सी ट्रांजिशन एक्टिव है या कह सकते हैं कौन सी ट्रांजिशन इनएक्टिव है, वो कैसे पता चलता है, वो इस तरह से पता चलता है कि कोई बॉन्ड स्ट्रेच होने पर या बैंड होने पर अगर उसकी डाइपोल मोमेंट में चेंज आ रहा है तो ही वो आईआर स्पेक्ट्रा को देगा, अदरवाइज वो आईआर स्पेक्ट्रा में इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, नीचे वाले पैराग्राफ में ये वाली बात समझाई हुई है। अब हम वापस ऊपर में आ जाते पैराग्राफ में आते हैं। यहाँ पर ये क्या समझाना चाह रहा है, इसमें मिड में आ जाओ, मैंने थोड़ा सा हाईलाइट तो किया हुआ है, लेकिन जब कोई मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पर है तो वो अपने लोवेस्ट एनर्जी लेवल में है। जैसे ही वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वो अपने नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। ठीक है, जैसे ही वो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, तो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। यहाँ पर ऐसा होने से क्या, तो जैसे ही वो अपर एनर्जी लेवल में गया, डाइपोल मोमेंट जो बन रहा है, डाइपोल जो बन रहा है एटम की बॉन्ड्स की वजह से, वो ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, अब वो ऑसिलेटिंग डाइपोल मोमेंट इंटरैक्ट रेडिएशन के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ। रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी जब हमने यूवी स्पेक्ट्रा पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, एक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, और तीसरी उसकी डायरेक्शन होती है। इस तरह से हमने कुछ पढ़ा था। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमारा बॉन्ड है, दो एटम्स ने जो बॉन्ड बना रखा है वो ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट करने की वजह से जो डाइपोल बन रहा है उसको हम एक डाइपोल कह सकते हैं। ठीक है ना, तो वो जो डाइपोल बन रहा है, वो डाइपोल, ऑसिलेटिंग डाइपोल किसके साथ इंटरेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और वो हमने कौन सी डाल रखी है अब की बार, क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो इंफ्रारेड रेडिएशन के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ इंटरेक्ट करता है और हमें क्या मिलता है, इसका मतलब वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, जैसे ही वो हायर एक्साइटेड स्टेट में गया
हायर एक्साइटेड स्टेट से जैसे ही वो वापस आएगा एनर्जी लूज़ करेगा, और वो एनर्जी लूज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, और हमें स्पेक्ट्रा मिल जाएगा क्या, IR स्पेक्ट्रा। IR स्पेक्ट्रा अब एमिशन स्पेक्ट्रा नहीं है कि हमें यहाँ पर लाइट एमिट होगी, एक्साइटेड स्टेट से मॉलिक्यूल लोअर में आया तो लाइट की फॉर्म में या फिर हमें तब स्पेक्ट्रा मिला है। IR स्पेक्ट्रा जो हम ये पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूल के अंदर से जो लाइट पास कर गई, ट्रांसमिट हो गई, उसको हमें प्रिज्म से पास करना है, फिर जो हमें एक पैटर्न मिलता है वो कहलाता है IR स्पेक्ट्रा। ठीक है ना, क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, यानी कि कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल्स में जो भी एटम्स हैं वो किस तरह की वाइब्रेशंस शो कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, अब वही बात फिर से लिख रखी है इस पैराग्राफ में कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स रिजिड नहीं हैं, वो टू एंड फ्रो मूव कर सकते हैं। तो किस तरह की मूवमेंट पॉसिबल है, सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर समझाएगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो टाइप आती हैं, ब्रॉडली तो दो तरीके से हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। स्ट्रेच खींचना, बेंड का मतलब घुमाना, एक तरह से तुम ये समझ सकते हो। स्ट्रेचिंग जब भी करेंगे वो इन प्लेन, मतलब मॉलिक्यूल का प्लेन नहीं बिगड़ने देंगे। इसका मतलब ये है कि जिस पोजीशन पर एटम्स हैं वो जिस प्लेन में है उसको हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन बेंडिंग में इसका जस्ट रिवर्स है, वहाँ बेंड में हम आउट ऑफ प्लेन भी मॉलिक्यूल्स को, एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स को हम ला सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस यहाँ पर समझा रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच में सिर्फ डिस्टेंस को हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। ठीक है, बाकी इन प्लेन रहेंगे सारे के सारे एटम्स, सेम बॉन्ड एक्सिस, जैसे यहाँ पर इन्होंने एक लैंग्वेज लिख रखी है, बट एटम्स रिमेन इन सेम बॉन्ड एक्सिस। बॉन्ड एक्सिस, एक्सिस बोलने का मतलब वही है कि जिस प्लेन में है तुम्हारा या जो भी उनकी बॉन्ड एक्सिस है उससे बाहर, बॉन्ड एक्सिस से बाहर नहीं लेके आएंगे हम एटम को, उसी एक्सिस में रहते हुए उसको टू एंड फ्रो, आगे पीछे उसकी पोजीशन को, मतलब या तो उनमें बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन एटम को उस बॉन्ड एक्सिस से बाहर नहीं निकाल के लाएंगे। बेंडिंग में इसका जस्ट रिवर्स है। अब हम इसमें एटम्स की पोजीशन आउट ऑफ द एक्सिस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में ये है। नेक्स्ट फर्दर इसमें ये समझाएगा कि स्ट्रेचिंग कितने टाइप की होती है और बेंडिंग फर्दर कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में देखो, स्ट्रेचिंग में देखो क्लियरली समझा रहा है, ये जो स्प्रिंग जैसा सा बना रखा है ना जिससे बॉन्ड को डिनोट कर रहा है, कि इस तरह से हम फर्दर क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ को या डिक्रीज कर सकते हैं। और बेंडिंग में देखो क्या कह रहा है कि बेंडिंग में हम ये जो एरो मार्क दिखा रखे है ना, इस बॉल से जो ये एटम को दिखाने की कोशिश कर रहा है, इनको आउट ऑफ प्लेन, एक तरह से तुम ये मान लो अगर ये बुक हमारा प्लेन है, बुक हमारा प्लेन है, तो ये जो ऊपर वाले एटम्स हैं, स्ट्रेचिंग के केस में तो ये एटम इसी प्लेन में रहेंगे, ये यहाँ से हिल नहीं सकते, ये सिर्फ इस तरह से ही तुम इनको हिला सकते हो, या तो बॉन्ड को स्ट्रेच कर दिया या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन बेंडिंग में क्या कर सकते हैं, बेंडिंग के केस में अगर बुक तुम मान लो ये पेज हमारा एक बॉन्ड एक्सिस को शो कर रहा है, तो ये जो एटम है इसको मैं अपनी तरफ, मतलब स्क्रीन से बाहर भी निकाल सकती हूँ, पीछे भी धकेल सकती हूँ। ठीक है ना, उसको कहेंगे बेंडिंग। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन जब जाएंगे। स्ट्रेचिंग की टाइप्स पढ़ रहे हैं। स्ट्रेचिंग की दो बेसिक टाइप्स, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। नाम से ही पता चल रहा है, सिमेट्रिक मतलब जिसमें सेम चेंज है, एसिमेट्रिक जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब या तो दोनों के दोनों, मान लो कोई एटम है उसमें दो ही कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, या तो दोनों बॉन्ड को साइमल्टेनियसली स्ट्रेच कर दिया गया हो या साइमल्टेनियसली कंप्रेस किया गया हो, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेच। ठीक है, एसिमेट्रिक में क्या होगा, एक बॉन्ड को और दूसरे को कंप्रेस किया गया हो, जैसे यहाँ पर इन्होंने नीचे फिगर में समझा भी रखा है। एरो मार्क जो दिखा रहा है वो स्ट्रेचिंग को दिखा रहा है। ठीक है, एसिमेट्रिक में देखो एक बॉन्ड का डायरेक्शन ऑफ द एरो टुवार्ड्स द कार्बन एटम है, इसका मतलब एक बॉन्ड को उसने कंप्रेस किया है और दूसरे को उसने स्ट्रेच किया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिक भी कह सकते हैं, एंटी सिमेट्रिक भी कह सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल देख टू ग्रुप का ले रखा है। ये मान लो कहीं भी से भी जुड़ा हुआ है ये ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में ये ग्रुप प्रेजेंट है मान लो, तो इसकी जो CH स्ट्रेचिंग है वो दो तरीके की हो सकती है। सिमेट्रिक वो हमें मिलेगी, देखो इन्होंने नीचे वेव नंबर की टर्म में वैल्यूज़ लिख रखे। अब इस पूरे चैप्टर में हमें जो भी वैल्यूज़ लिखी हुई दिखाई देंगी वो वेव नंबर की टर्म्स में, सेंटीमीटर इनवर्स की टर्म्स में लिखी हुई दिखाई देंगी। तुम्हें उसी तरह उनको याद करना है, ठीक है। क्या क्या याद करना है वो भी एंड में बता दिया जाएगा। बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, अब तुम घबराना मत, ये चैप्टर देख के कभी शुरू में ही देखो और छोड़ दो, ठीक है, छोड़ना मत। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस। इनको डीफॉर्मेशंस भी कहते हैं। डीफॉर्मेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम बॉन्ड को डीफॉर्म, बॉन्ड को हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो फर्दर दो टाइप्स दे रखी हैं, इन प्लेन बेंडिंग एंड आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। इन प्लेन मतलब प्लेन अभी भी नहीं बिगड़ने देना, लेकिन फिर भी हम बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। बॉन्ड की पोजीशन मान, यही तो मेन डिफरेंस था स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में। क्या डिफरेंस था देखो, में ये बॉन्ड की एक्सिस थी, इससे बाहर हमारा ये वाला एटम नहीं आ रहा था। या तो हम इसको खींच सकते थे ऐसे, या फिर हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे। लेकिन बेंडिंग में हम क्या कर सकते हैं, इस एटम को उठाकर मान लो यहाँ रख दें और फिर जोड़ दें, ठीक है ना। तो बेंडिंग इन प्लेन भी हो सकती है, आउट ऑफ प्लेन भी हो सकती है। मतलब हम फर्दर नेक्स्ट पेज पे जब हम जाएंगे तब आप लोग समझ जाओगे मैं क्या बात कर रही हूँ। तो इन प्लेन की टाइप है सीजरिंग एंड रॉकिंग, और आउट ऑफ प्लेन की है वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। ये नाम दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। जैसे अब तुम सीजरिंग, कैंची किस तरह से चलती है सबको पता है ना। अपने हाथ से जैसे अगर कैंची चला के देखो किस तरह से चलती है, एक ही प्लेन में रहते हैं ना, दोनों एटम एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों एटम अगर कैंची जब चलती है तो एक दूसरे की तरफ जाते हैं ना। तो एक तरह से तुम ये मान लो यहाँ पर इन्होंने जैसे यहाँ पर ड्रॉ भी करके दिखाया है, ये जो है कैंची की तरह मानो इसको, या फिर आपने हाथ से वी बना के देखो। जैसे ये पेज पर यहाँ पर CH2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वी जैसे बना के देखो, तो जैसे सीजर चलती है वैसे ही करके देखो अपनी उंगलियों को, तो एटम्स एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मतलब है तो बेंडिंग, लेकिन इन प्लेन बेंडिंग है। बॉन्ड का प्लेन नहीं बिगड़ रहा है, उसी प्लेन में है एटम्स, आउट ऑफ प्लेन नहीं जा रहे हैं, ठीक है। रॉकिंग में क्या करेंगे, दोनों के दोनों बॉन्ड्स सेम डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है ना। दोनों के दोनों बॉन्ड्स जैसे यहाँ पर सेम डायरेक्शन में, आइदर दे बोथ आर गोइंग लेफ्ट और दे बोथ आर गोइंग राइट, इसको कहते हैं रॉकिंग, रॉकिंग, ठीक है। आउट ऑफ प्लेन में देखो, आउट ऑफ प्लेन नाम से ही पता चला। अब यहाँ पर जो ये प्लस प्लस और ये प्लस माइनस लिखा है, इसका मतलब क्या है। वैगिंग का मतलब है आइदर दोनों मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ प्लेन आ रहे हैं लेकिन दोनों इकट्ठे बाहर आ रहे हैं, दोनों अपवर्ड आए या दोनों डाउनवर्ड गए, ठीक है। इस प्लस साइन का मतलब ये है। और ट्विस्टिंग में क्या है, ट्विस्टिंग में एक दोनों आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं लेकिन एक अप जा रहा है एक बिलो जा रहा है, ठीक है, ट्विस्टिंग। मैं इसकी एक वीडियो बना के भेजूंगी, अगर तुम्हें अभी यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है तो तुम्हें इसके बाद कमेंट कर देना, जैसे ही तुम्हें पता ये वीडियो अपलोड करूँगी बता देना। अगर ये चारों बातें नहीं समझ आएंगी तो मैं वीडियो बना के समझा दूँगी, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। सबसे पहले पढ़ा सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ये टाइप्स थी स्ट्रेचिंग की, ठीक है। उसके बाद हमने बेंडिंग की टाइप्स पढ़ी। इन प्लेन में हमने पढ़ी क्या क्या, सीजरिंग एंड रॉकिंग, और आउट ऑफ प्लेन की हमने पढ़ी वैगिंग एंड ट्विस्टिंग, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ किस तरह हमारी हेल्प करता है फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर निकालने में, मतलब एक तरह से अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा लगाने में कि इस पर्टिकुलर बॉन्ड का बैंड हमें कहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट सा आइडिया हमें देने वाला है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का फॉर्मूला यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई, फिर अंडर द रूट, अंडर द रूट के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है मैंने स्क्वायर में लिखी हुई है, ठीक है, अंडर द रूट के बाय म्यू। यहाँ पर के जो है वो फोर्स कांस्टेंट कहलाता है, म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास कहलाता है। रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला मैंने साइड में लिख के दिखा रखा है, वो इन्होंने पहले ही ओपन करके लिख रखा है, तो तुम कंफ्यूज मत होना। यहाँ मैंने उसको फिर ये करेक्शन कर दिया क्योंकि बुक में यहाँ पर दे नहीं रखा था ये,
ठीक है। रिड्यूस्ड मास क्या होता है, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ये m1 m2 क्या है, रिड्यूस्ड मास। तुम किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड की ही तो बात कर रहे हो ना, जब तुम किसी बॉन्ड की ही तो फ्रीक्वेंसी निकालना चाहोगे ना, कि मान लो तुम अगर CH की बात कर रहे हो, मान लो तुम मीथेन का ही ले रहे हो, IR स्पेक्ट्रा लेना चाह रहे हो, तो उसमें 4 तरह के कौन से बॉन्ड है, CH बॉन्ड है, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन 2 एटम है। तो ये जो m1 m2 डिनोट कर रहे हैं ये उन एटम्स का मास डिनोट कर रहे हैं। तो रिड्यूस्ड मास उनके तुम मास पुट करके यहाँ से निकाल सकते हो। फोर्स कांस्टेंट तुम्हें गिवन होगा, तब तुम निकाल सकते हो किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो वेव नंबर भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इन्होंने ये और करके जो लिखा हुआ है ना वो वेव नंबर निकाल रखा है। फ्रीक्वेंसी को अगर C से डिवाइड कर देंगे, C ऑफ लाइट, तो हमारे पास मिल जाता है वेव नंबर, ठीक है ना। ये सब तुम्हें पता है, ऐसा घबराना मत, ये सब रिलेशंस तुम्हें पता है, ठीक है ना। तो ये हमारा मतलब हुक्स लॉ हमें क्या हेल्प कर रहा है, एक अप्रॉक्सीमेट सा अंदाज़ा लगाने में हेल्प कर रहा है कि कोई पर्टिकुलर बॉन्ड किसी एक मॉलिक्यूल में किस वैल्यू पर एब्जॉर्ब करेगा IR रेडिएशंस, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर एक दो प्रॉब्लम्स दे रखे हैं इस हुक्स लॉ से बेस्ड, अगर तुम्हें करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर हम कर रहे हैं। अब हुक्स लॉ से हमें ये तो पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या आने वाली है, ठीक है ना। लेकिन अब वो किस किस पर डिपेंडेंट है ये भी तो हमें हुक्स लॉ एक आइडिया दे रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी बॉन्ड कि वो कहाँ एब्जॉर्ब करेगी, वो भी तो हमें हुक्स लॉ से पता चल रहा है। यहाँ पर देखो फैक्टर म्यू, जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था वो क्या था, 1/2 पाई। 2 बाई एक पाई एक कांस्टेंट है, अंडर द रूट के बाय म्यू। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही फैक्टर थे, के और म्यू, जिन पर हमारी फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर सकती है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशंस हमें चाहिएंगी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी या फिर वेव नंबर दोनों किससे प्रोपोर्शनल होते हैं, एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। या फ्रीक्वेंसी कह लो या फिर वेव नंबर कह लो, ठीक है। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एनर्जी से। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी की हमें लाइट पास करनी पड़ेगी टू मेक दैम बॉन्ड कि उसका एक स्पेक्ट्रा आए, ठीक है ना। तो के और म्यू पर डिपेंड कर रहा है कोई भी मॉलिक्यूल। के क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ IR बैंड, ये एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पोजीशन कौन अफेक्ट कर रहा है और इंटेंसिटी कौन अफेक्ट करेगा किसी भी IR बैंड की, ये हम बेसिक पढ़ने वाले हैं। तो पोजीशन को जो डिफाइन करेंगे, कहाँ हमें बैंड मिलने वाला है, ये हमें बताएगी स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट यानी कि, या फिर रिड्यूस्ड मास बताएगा, ठीक है। क्योंकि यही तो दो फैक्टर थे जिन पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही थी। स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, जैसे मैंने हाईलाइट करके लिखा है, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड कैसे अफेक्ट करेगा, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड हायर इज द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अब ये कैसे पता चले, देखो यहाँ से म्यू, हुक्स लॉ से हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के क्या है, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, कोई बॉन्ड को हम कितना इजीली ब्रेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उतनी ही उसकी के वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर इन्होंने सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड लिख के जो एक सीक्वेंस बना रखा है वो यही शो करने के लिए दिखाया है कि ट्रिपल बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, जिसका फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा, ठीक है ना, हायर द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने नीचे एग्जाम्पल लेके भी दिखाया है, जैसे कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड हैं वो ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है उनकी एज़ कम्पेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। वैल्यूज़ भी लिख के दिखाई है, जैसे कार्बन कार्बन की इन्होंने लिख के दिखाई 2300 के आसपास, और डबल बॉन्ड की लिख के दिखाई है 1500 से 1900, ठीक है ना। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की इवन मोर लेस, वहाँ वहाँ पर तो देखो और भी नीचे चला गया 800 के आसपास, ठीक है। तो जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड उतनी ही ज़्यादा हमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है, उतनी ही ज़्यादा वैल्यू आएगी तुम्हारे IR बैंड की, उतनी ही हायर वैल्यू पर तुम्हें बैंड मिलेगा, ठीक है ना। सेकंड फैक्टर जो है वो है रिड्यूस्ड मास। अब रिड्यूस्ड मास की बात कर लो या फिर डायरेक्टली मास कह लो, जितना ज़्यादा मास होगा एटम्स में उतना उतनी ही लोअर वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस्ड मास के,
ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा मास होगा एटम्स में उतनी ही लेस होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। यही बात यहाँ पर, लोअर द मास, या फिर उल्टा कह लो, लोअर द मास ऑफ द एटम्स हायर इज द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ इन्होंने उल्टी बात कही है। मैं जो कह रही थी वो ये कह रही थी कि हायर मास होगा तो लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, इन्होंने उल्टा लिख रखा है, लोअर द मास हायर इज द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। इसको जो इन्होंने बात लिखी है उसको प्रूव करने के लिए इन्होंने आगे देखो एक वो भी बना रखा है पैटर्न। जैसे यहाँ पर इन्होंने पहले बनाया है कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड होता है, फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो वो सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन हाइड्रोजन। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन सबसे क्या होंगे, हैवी सबसे कौन है इसमें? एक तरह से तुम ये बताओ सबसे ज़्यादा वेट किस में है? लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वेट एटम का बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो कार्बन का सबसे कम है वेट, इसलिए उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। फ्लोरीन में वेट सबसे ज़्यादा है, उस तरह लेफ़्ट टू राइट जैसे इस में जा रहे हैं हम, तो फ्लोरीन में वेट सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज़ यहाँ पर लर्न करने की अभी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैटर्न याद कर लेना, ठीक है। तीसरा एक और फैक्टर इन्होंने लिखा। अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि पोजीशन ऑफ आयर बैंड, कोई भी बैंड है उसकी पोजीशन दो फैक्टर डिफाइन करेंगे, या तो बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, फोर्स कांस्टेंट जो बता रहा था, या फिर एटम्स में कितना मास है वो बता रहा था। एक और बात इन्होंने लिखी हुई है टाइप ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि हमारा मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स हैं वो किस तरह की वाइब्रेशंस शो कर रहे हैं, ये भी फैक्टर हमारा यहाँ पर डिफाइन करता है पोजीशन ऑफ द आईआर बैंड। तो यहाँ पर देखो इस पेज के सबसे ऊपर मैंने एसिमेट्रिक सबसे पहले लिखा है। क्यों लिखा है? एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करवाने में हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी एज कंपेयर टू सिमेट्रिक स्ट्रेच, ठीक है। सिमेट्रिक स्ट्रेच से ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी एसिमेट्रिक स्ट्रेच में, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। इसी तरह बेंडिंग से ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी सिमेट्रिक स्ट्रेच करवाने में, ठीक है। तो सबसे मतलब एक तरह से तुम पहले रफली सा आइडिया ये याद कर लो कि स्ट्रेचिंग में ज़्यादा एनर्जी लगती है एज़ कम्पेयर टू बेंडिंग। एंड स्ट्रेचिंग में भी क्योंकि दो टाइप्स थी, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, तो उनमें एसिमेट्रिक स्ट्रेच करवाने में हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कि कौन सी तरह की वाइब्रेशंस हैं तुम्हारे बॉन्ड में, वो भी डिफाइन करेंगी कि तुम्हारे आईआर बैंड की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। अभी तक बात हुई पोजीशन ऑफ बैंड, अब हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड कि बॉन्ड की इंटेंसिटी हमने पिछला जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी पढ़ा था वहाँ पर हमने एप्सिलन कुछ पढ़ा था, किसी को याद हो तो बियर्स लैम्बर्ट लॉ पढ़ा था। फिर हमने कहा था एप्सिलन की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना ही स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी ऑफ द बैंड उतना ही हमें वो क्लियरली विजिबल होगा हमारे स्पेक्ट्रा में। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कितना क्लियर है तुम्हारा बैंड, कितना क्लियर तुम्हें विजिबल है, धुंधला सा दिखाई दे रहा है या बिल्कुल शार्प पीक आ रही है, ठीक है। तो वो जो होता है उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द बैंड। अब यहाँ पर भी जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं वो दो हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट चेंज। मतलब सैंपल की क्या कंसंट्रेशन लिया, पहला जो है वो पॉइंट है ये है, ग्रेटर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल मोर आर द एब्जॉर्बिंग ग्रुप्स इन द सैंपल एंड मोर इंटेंस इज द स्पेक्ट्रा, ठीक है। स्पेक्ट्रा तुम्हारा उतना ही ज़्यादा इंटेंस होगा, कब? जितनी ज़्यादा तुम उसकी कंसंट्रेशन लेते हो, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट चेंज। हमने आईआर का जब प्रिंसिपल पढ़ा उसमें बेसिक जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन कि ये तो फुलफिल होनी ही चाहिए कोई आईआर बैंड पाने के लिए, वो यही तो थी कि डाइपोल मोमेंट चेंज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं है बॉन्ड्स में तो वो मॉलिक्यूल कभी भी आईआर रीजन में एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ना ही उसका कोई स्पेक्ट्रा आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर उस डाइपोल मोमेंट चेंज की मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। हायर द डाइपोल मोमेंट चेंज स्ट्रॉन्गर इज द एब्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट चेंज हो कर सकता है कोई बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर वो एक बैंड प्रोवाइड कराएगा, उतना ही इंटेंस होगा उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला एक पीक कह लो, बैंड कह लो। अभी तुम एक, ठीक है, पीक्स आती हैं, वैसे तो बैंड नहीं कहेंगे, बैंड तो यूवी रीजन में पढ़े थे हमने, ब्रॉड बैंड्स आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम पीक्स ही कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने दो कंपाउंड्स लेके चल रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल भी दिया है, आइसोब्यूटाइलिन एंड 2,3 डाईमिथाइल
टू ब्यूटीन। ठीक है, यहाँ पर देखो एक तरफ तो CH2 मॉलिक्यूल है और राइट वाले मॉलिक्यूल में देखो चारों क्या है, CH3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब इधर वाले लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल में तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट चेंज ज़रूर होगा, लेकिन जो राइट में मॉलिक्यूल है टू ब्यूटीन, उसमें कोई डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है ना, कैंसिलिंग फैक्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये कोई IR बैंड भी नहीं देगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई।